हाय दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके भारत बिहार पर। तो आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार पार्ट 7। इसमें हमको पढ़ना है अनुच्छेद 32 को लेकर। अनुच्छेद 32 पढ़ना है। क्या है अनुच्छेद 32, क्यों इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है, क्यों इसे आत्मा कहा जाता है, तो उसी के बारे में पढ़ना है। तो अनुच्छेद 32 का संबंध अगर पूछा जाए तो किससे है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार का संबंध है अनुच्छेद कितना में है। अगर ऐसा पूछ लिया जाए आपसे तो क्या आंसर लगाइएगा, अनुच्छेद 32। आत्मा किसे कहा जाता है संविधान का, तो अनुच्छेद 32। लेकिन ऐसा किस तरह से सवाल घुमा कर पूछता है उसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपसे कहीं से भी घुमा कर क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, तो इसे समझना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 32 का संबंध जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 32 याद। अब आइए देखते हैं आगे क्या। अनुच्छेद 32 को आत्मा क्यों कहा गया, तो अनुच्छेद 32 को आत्मा इसलिए कहा गया है कि जिस तरह शरीर से अगर प्राण निकाल दिया जाए तो शरीर क्या हो जाएगा, मिट्टी के समान, अर्थात मृत हो जाएगा, कोई काम का नहीं। उसी तरह से अगर संविधान से मौलिक अधिकार जो दिया गया है हमें, तो उससे अगर अनुच्छेद 32 को निकाल दिया जाए तो वह मौलिक अधिकार क्या हो जाएगा, मृत हो जाएगा, अर्थात वह मर जाएगा, उसका कोई संरक्षक नहीं बचेगा। तो यह संरक्षक का काम करता है जो मौलिक अधिकार। आपके मौलिक अधिकार अगर हनन होता है तो उसको यह बचाने का अधिकार देता है हमें अनुच्छेद 32। इसीलिए संविधान में इसे अनुच्छेद 32 को क्या कहा, आत्मा कहा गया। अब यह बात है कि आत्मा इसे कहा किसने, तीन तरह से सवाल बनता है, उसको ध्यान से देख लेना है। आइए देख लेते हैं पहले इसी को, कि अगर पूछा जाए कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा किसे संविधान का आत्मा कहा गया है, तब आंसर लगाना अनुच्छेद 32 को। अगर ऑप्शन में अनुच्छेद 32 ना रहे तब आंसर लगाना है। ध्यान देना है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार, दो में एक जरूर रहेगा, चाहे या तो रहेगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर रहेगा अनुच्छेद 32 भीमराव अंबेडकर के द्वारा। अगर साधारण भाषा में से पूछ दिया जाए कि संविधान सभा जो है किसे संविधान का आत्मा कहा है, संविधान सभा के द्वारा किसे आत्मा कहा गया है, तब आंसर लगाना है प्रस्तावना। संविधान सभा तब प्रस्तावना। फिर अगर पूछ लिया जाए कि जवाहरलाल नेहरू जो है किसे संविधान का आत्मा कहा है, तो आंसर लगाना है मौलिक अधिकार को। भीमराव अंबेडकर के द्वारा अनुच्छेद 32, संविधान सभा के द्वारा आंसर प्रस्तावना, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तो आंसर मौलिक अधिकार। क्लियर। अब मौलिक अधिकार अगर आपका हनन होता है तो आप कहाँ कहाँ जाइएगा, उसके लिए न्याय के लिए कहाँ कहाँ जाइएगा, तो वो देखना है। किस किस न्यायालय के पास आप जा सकते हैं, तो दोनों न्यायालय के पास जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट भी आप जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन किस अनुच्छेद के तहत आप जा सकते हैं, तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि इन्हीं दो न्यायालयों के पास जो है 5 प्रकार का रीट है जो जारी करने का अधिकार है मौलिक अधिकार के संरक्षण में। इनके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास 32 और हाई कोर्ट के पास 226। कितनी प्रकार की रीटें, तो 5 प्रकार की रीटें, अर्थात ये 5 गोली है। ये क्या है, 5 गोली है। कोई भी बीमारी हो, इन्हीं 5 गोलियों से क्या होगा, इलाज हो जाएगा। ऐसा पावर कौन किसके पास है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास। ध्यान लगाना दोस्तों, कभी कभी इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा कि अनुच्छेद 32 के तहत किसमें, हाई कोर्ट में नहीं लगा देना है, इसको क्लियर कर लीजिए। अनुच्छेद 32 छोटा है तो बड़े में जाएंगे। अनुच्छेद 32 क्या है, छोटा है तो बड़ा वाला अर्थात सुप्रीम कोर्ट। 226 बड़ा है अर्थात हाई कोर्ट, यानी छोटा में जाएंगे। छोटा में बड़ा, बड़ा में छोटा। क्लियर। अब 32 जो क्या है, 32 जो अनुच्छेद है वो क्या है, खुद एक मौलिक अधिकार है। 32 जो अनुच्छेद है वो क्या है, खुद एक मौलिक अधिकार है तथा मौलिक अधिकार का संरक्षक भी है। दोनों में अंतर बता रहे हैं दोस्तों कि अनुच्छेद 32 क्या है, खुद मौलिक अधिकार है तथा मौलिक अधिकार का संरक्षक भी है। लेकिन वही 226 में अगर पूछ लिया जाए तो ये क्या है, केवल संरक्षक है, मौलिक अधिकार नहीं है। 226 मौलिक अधिकार का सिर्फ संरक्षक है। फिर इसमें एक कंडीशन और लगेगा क्या, कि अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकार के मामला को ही देखेगा, उसी के तहत 5 रीट जारी करेगा।
अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट ये जो रीट जारी करता है तो सिर्फ मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए ही, इसके अतिरिक्त बाहरी मामला में जो है इसका प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन किया जाता है वो आप बता देते हैं। मौलिक अधिकार में जो है मौलिक अधिकार का जो प्रयोग अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट करता है, अगर वह साथ ही साथ अनुच्छेद 32 और 139 दोनों को मिलाकर अगर पढ़े तो मौलिक अधिकार को छोड़कर किसी अन्य मामले में भी यह क्या कर सकता है, रीट जारी कर सकता है। वैसे सिर्फ अगर 32 से पूछा जाए तो सिर्फ मौलिक अधिकार के बचाने हेतु ही यह जो है रीट का प्रयोग करेगा, बाहरी मामला में नहीं करेगा। ऐसा अधिकार किसको है, सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन प्रयोग करेगा जब करेगा जब वह अनुच्छेद 32 के साथ अनुच्छेद 139 को मिलाकर पढ़े, तब जो यह अधिकार है उसको बाहरी मामला में भी क्या करता है, रीट का प्रयोग कर लेगा। कौन, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इसका मोहताज नहीं है कौन, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या है, अनुच्छेद 226 के तहत ही क्या करेगा, मौलिक अधिकार को तो संरक्षण देवे करेगा, देगा ही देगा, देखेगा ही। लेकिन अगर उसका मन हो गया तो मौलिक अधिकार को छोड़कर बाहरी मामले में भी हाई कोर्ट इन 5 रीटों का उपयोग कर लेगा। इन रीटों का जो उपयोग बाहरी मामलों में कर लेगा। इसीलिए कहा जाता है कि अनुच्छेद 226 जो है अनुच्छेद 32 से ज्यादा शक्तिशाली है। क्यों, क्योंकि इसे 139 की जरूरत नहीं पड़ती है। किसे, हाई कोर्ट को। वह खुद देख लेता है 226 के तहत, खुद बोलता है कि हमें इतना ही ज्यादा है कि हम इसी में बाहरी मामलों को भी देख लेंगे, हमें कोई दूसरा दवा का जरूरत नहीं है। कौन बोलता है, हाई कोर्ट बोलता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को 139 रुपये का दवा अलग से लेना पड़ेगा। 32 रुपये तो पहले उसके पास है ही, लेकिन 139 रुपये का भी दवा लेगा, तब जाकर बाहरी मैटर में ये 5 रीटों का उपयोग वह कर सकता है। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। अब आइए देखते हैं 5 प्रकार का रीट: बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा लेख, परमादेश और उत्प्रेषण, और एक अंतिम कौन, प्रतिषेध। याद करना है दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण, साथ साथ बोलिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा लेख, परमादेश, उत्प्रेषण और एक अंतिम क्या है, बताइए, प्रतिषेध। याद रखना है, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा लेख और बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऊपर से नीचे, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा लेख, परमादेश, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। तो ये 5 हो गया। इसमें थोड़ा सा समझना दोस्तों कि ऊपर जो 3 है, बंदी, अधिकार और परमादेश, ये तीनों को क्या कहा जाता है, सामान्य रीट कहा जाता है। इस तीनों को सामान्य रीट कहा जाता है, जबकि इन दोनों को क्या कहा जाता है, न्यायालयी रीट कहा जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है, क्योंकि यह जो रीट जारी होता है अधिकारियों पर लागू होता है। जो सरकारी व्यक्ति होता है उन्हें अधिकार बताने के लिए लागू होता है। कौन सा, ये वाला। ऊपर जो तीनों है वो सामान्य रीट कहलाता है, जो अधिकारियों के ऊपर लागू होता है। और नीचे वाला ये 2 है, उत्प्रेषण और प्रतिषेध, जो एक जैसा दिखाई दे रहा है, एक जैसा देखने में लग रहा है, वो क्या है, न्यायालयी रीट है। अर्थात न्यायालय टू न्यायालय का मैटर ही इसमें सिर्फ देखा जाएगा। ठीक है, न्यायालय टू न्यायालय का जो मैटर होगा वो जारी होगा। कौन सा रीट, तो उत्प्रेषण और प्रतिषेध। ध्यान लगाना दोस्तों। अब इसमें क्या है, किसको जारी करेगा कौन सा न्यायालय, तो बड़ा वाला न्यायालय छोटा वाला न्यायालय को, छोटा वाला न्यायालय अपने से छोटा वाला न्यायालय को। अर्थात 3 प्रकार का न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट जारी करेगा जिला न्यायालय को। तो ये दोनों का प्रयोग न्यायालय में है, इसलिए न्यायालयी रीट कहा जाता है। और ये जो है सरकारी अधिकारियों को पर लागू होता है, इसलिए सामान्य रीट इसे कहा जाता है। अब इसको 1 बाय 1 समझ लेते हैं। क्या है ये, कुछ नहीं है, शब्द में ही है, आंसर है। अब देखिए क्या कर रहा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अर्थात कोई भी जो है अधिकारी के द्वारा किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है, ठीक है, तो उसका प्रथम कर्तव्य क्या होता है कि उसे 24 घंटे के अंतर्गत, 24 घंटे से ज्यादा नहीं, 24 घंटे के अंतर्गत क्या है, उसे न्यायालय में उपस्थित करना, यह अधिकार दिया गया है कि उसे 24 घंटा के अंदर जो है न्यायालय में उपस्थित कर देना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अधिकारी जो है वो उसके जो है 24 घंटा में न्यायालय में उपस्थित नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ उसके बाद क्या होगा कि आप जो है उस अधिकारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, और ये कह सकते हैं कि ये जो अधिकारी जो है ये कानून का उल्लंघन कर रहा है, जो नियम है उसे का पालन नहीं कर रहा है। तो उसके प्रति क्या होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण
जो रीट है वो जारी हो जाए कि भाई आप ये सब क्यों कर रहे हैं, आपको तो 24 घंटे के अंतर्गत उपस्थित कर देना चाहिए। तो यह जो है संरक्षण देता है हमारे मौलिक अधिकार का और बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा। तो हमें न्यायालय बोला, उस न्यायालय के द्वारा क्या हुआ, हमारे मौलिक अधिकार का संरक्षण हुआ। दूसरा में क्या, अधिकार परीक्षा लेख। अगर कोई भी अधिकारी अब जितना पावर उसके पास है उससे अगर ज्यादा का उपयोग वह कर ले तो क्या होगा, मौलिक अधिकार का हनन होगा। तो रीट कौन सा जारी होगा, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए या उच्च न्यायालय में चले गए तो रीट उसके खिलाफ जारी होगा, अधिकार परीक्षा लेख। उससे पूछा जाएगा कि आप किस अधिकार से जो है इस मैटर को सॉल्व कर दिए। उदाहरण के देखते हैं दोस्तों, जैसे कि कोई भी निचला अधिकारी है जो है वो क्या करेगा, किसी अपर अधिकारी का काज खुद कर देगा। जैसे कि कोई भी निचला अधिकारी एसडीएम कोई एसडीएम है, वह डीएम का जो कार्य है वो कर दे, तो यह तो अधिकार से बाहर का काम हो गया। तो जब अधिकार से बाहर का काम हो गया तो उसमें क्या होगा, मौलिक अधिकार का हनन होगा। तो हनन होने के बाद आप सुप्रीम कोर्ट जाइए चाहे उच्च न्यायालय जाइए, वहां जाने के बाद क्या होगा, उस अधिकारी के खिलाफ अधिकार परीक्षा लेख जारी कर दिया जाएगा कि आप जो है, आपके पास क्या यह अधिकार था जो आप ये काम कर दिए हैं। तो इसके तहत क्या होगा, अधिकार परीक्षा लेख जारी होगा। कहने का मतलब है कि जो अधिकार दिया गया है, जो लिमिट दिया है, अगर उससे बाहर से जाके काम किया जाता है तो उसके खिलाफ अधिकार परीक्षा लेख जारी होगा। क्लियर। परमादेश। परमादेश क्या है, परमादेश का मतलब होता है परम आदेश, अर्थात वैसा आदेश जिसे टाला ना जा सके, जिसे टाला ना जा सके। इसको किस तरह समझेंगे, इसको इस तरह समझे कि मान लिया जाए कोई भी अधिकारी के पास जितना पावर है, जो कार्य करने की उसकी क्षमता है, उसे वह ना करे, उसे वो टालता रहे, तो उसके खिलाफ कौन सा अधिकार रीट जारी होगा, परमादेश। जैसे कि मान लिया जाए कि कोई कहीं मार्केट में पूरा कचरा जमा हुआ है, ठीक है, पूरा कचरा जमा कर दिया गया है। अब उसे क्या हो रहा है, डेंगू होने का खतरा मंडरा रहा है, पूरा गंदगी फैल गया, बदबू दे रहा है, पूरा मच्छर लग रहा है, अर्थात जीवन पे संकट आ रहा है। आप नगर निगम को जाकर बोलते हैं, बार बार एप्लीकेशन देते हैं कि इसे हटाया जाए, लेकिन वो सुन नहीं रहा, वो सुन ही नहीं रहा। 5-6 एप्लीकेशन आप दे दिए, सुन ही नहीं रहा। तो आप जाइए कि उच्च न्यायालय जाइए चाहे हाई सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहां पर जाने के बाद आप जब यह शिकायत आप वहां पे करिएगा तब क्या होगा वहां पे कि तुरंत उसके खिलाफ जो है परमादेश जारी हो जाएगा। अब वहां से बोलेगा 1 घंटा के अंतर्गत क्या है, ये साफ हो जाना चाहिए कचरा, ये कचरा जो है 1 घंटा के अंदर साफ हो जाना चाहिए। अब ये परमादेश जारी हो गया उस सरकारी व्यक्ति के खिलाफ, तो 1 घंटा में कचरा साफ होगा ही होगा। अब ये कचरा कितने घंटे में साफ हो जाएगा, 1 घंटा में साफ हो जाएगा, क्योंकि यह परमादेश का मतलब हुआ कि इस आदेश को टाला ना जा सकता है। 1 घंटा में कचरा साफ, पूरा चूना छिड़क गया, पूरा चकाचक, पता नहीं चलेगा कभी वहां पे कचरा था। तो अधिकार से अगर कम काम करता है तो परमादेश, अधिकार से ज्यादा काम कर लेता है तो अधिकार परीक्षा लेख। इसीलिए सरकारी व्यक्ति को बहुत दिक्कत होता है, कलम सोच समझ के चलाता है। कहने का मतलब है कि ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, लिमिट में रहना है। बात समझ में आया। तो अधिकार ज्यादा तो भी खतरा, अधिकार का कम प्रयोग किए तो भी खतरा। उम्मीद है कि ये 3 आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं उत्प्रेषण और प्रतिषेध। उत्प्रेषण क्या है, न्यायालय तो न्यायालय का बात है। अब क्या हुआ कि हाई कोर्ट में क्या है, कोई मामला आया। अब मामला आया तो उसका जितना वैल्यू होता है उससे कम वैल्यू लगाकर उसका फैसला दिया जा रहा है या देने वाला है, ऐसा पता चलता है सुप्रीम कोर्ट को कि इस मैटर का जो है वैल्यू ज्यादा है, उचित वैल्यू है। और यहाँ पर जो क्या रहा है, हाई कोर्ट के पास कम वैल्यू लगा करके उसका फैसला दिया जा रहा है, अर्थात कहीं ना कहीं क्या होगा, मौलिक अधिकार का हनन होगा, प्रतिद्वंदी के साथ अन्याय होगा। तब सुप्रीम कोर्ट जारी करता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब, उत का मतलब हुआ ऊपर, प्रेषण का मतलब हुआ भेजना। तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा हाई कोर्ट को कि आप जो ये मैटर है वो मेरे पास भेज दीजिए। उत्प्रेषण ऊपर भेजने के लिए, अर्थात ऊपर में मंगा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट से मांग रहा है ऊपर, तो वहां पर भेज दिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसका उचित वैल्यू लगाकर सही फैसला दे देगा। बात समझ में आया दोस्तों। यहाँ वैल्यू कम देकर फैसला दिया जाता था, जिसके कारण क्या हो रहा था, मौलिक अधिकार का हनन हो रहा था। अब क्या गया, सुप्रीम कोर्ट बुला लिया और वहां बुलाने के बाद, अपने पास लाने के बाद उसका सही वैल्यू लगाकर सही फैसला देता है।
ये हो गया उत्प्रेषण। अब आइए प्रतिषेध क्या है। प्रतिषेध में क्या है कि इसमें भी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से मैटर को ऊपर मंगा लेता है और मंगाने के बाद साथ साथ क्या करेगा, उसे वहीं निरस्त भी कर सकता है। यहाँ पर यह देखना है दोस्तों, उसे समाप्त भी कर देगा। इसको इस तरह से देखना है। इसको किस तरह से, मान लीजिए भोपाल कांड हुआ, MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो घटना हुआ था, उसमें क्या हुआ कि आग लगा। तो आग लगने का कारण क्या होता है कि कोई कंपनी में काम करता तो कोई एक ही राज्य का तो नहीं होगा, बहुत सारे राज्य से काम किया। तो क्या हुआ, सब अपना घर चले गए। जाने के बाद क्या हुआ कि सभी, किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का पैर टूटा हुआ है, इस तरह से घटना हुआ है, तो सभी अपने अपने नज़दीकी न्यायालय में अपील डाल दिए। अपील डालने के बाद क्या हुआ कि एक ही केस का अलग अलग निर्णय सभी जगह से आने लगा। मान लीजिए अगर किसी का हाथ जल गया है तो उसका जुर्माना जो है 50,000, अगर कर्नाटक में, अगर तमिलनाडु में वही मैटर का जुर्माना जो है 80,000। तो इस तरह से क्या होता है, कंपनी वाला क्या किया कि यह जो है 50 जहाँ पर मिल रहा था और कहीं पे 80 में मिल रहा था, जाहिर है कंपनी वाला नीचे वाला को देखेगा, तो 50 वाला जो एप्लीकेशन ऊपर में लगा रहा है कि देखिए यहाँ पर फैसला ये हुआ था, आप ये फैसला कर रहे हैं। तो इस तरह के मैटर को क्या करेगा, प्रतिषेध में ऊपरी जो न्यायालय होता है निचले न्यायालय से या कंपनी से, निचले न्यायालय से जो क्या करेगा, अपने पास मंगा लेगा। ऊपरी न्यायालय जो है निचले न्यायालय से अपने पास मंगा लेगा और कंपनी को बुलाया, कंपनी वाले को बुलाया और कहा कि अभी फिलहाल जो इनका जो है सही उचित इलाज होना चाहिए था, और यह जो क्या है न्यायालयी फेरा में पद है, अर्थात इसका क्या होगा, मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। कहीं ना कहीं कुछ बड़े दुर्घटना हो सकता है, इसलिए तत्काल इनको कंपनी वालों को बुलाया गया। बुलाने के बाद क्या है, एक निश्चित मापदंड पर जो है फैसला कर दिया गया कि इतना हाथ कटने वालों को 50,000, इसको इतना, सभी को बांट कर देकर दे दिया गया कि तत्काल इसको इतना मुहैया करा दिया जाए। मैटर वहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। और वहीं पे जो है सुप्रीम कोर्ट के तहत यह घोषणा कर दिया गया कि इस मैटर को लेकर फिर कभी बहस नहीं होगा, अर्थात यह जो मैटर क्या है निरस्त किया जाता है, रद्द किया जाता है, वहीं पे समाप्त किया जाता है। तो समाप्त करने का मैटर जो है प्रतिषेध में भी, तो दोनों में सेम है। सुप्रीम कोर्ट निचली न्यायालय से ऊपर मंगा लेगा और उसके बाद उचित वैल्यू देकर उसका फैसला करेगा, उत्प्रेषण। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मतलब निचले न्यायालय से मैटर को ऊपर मंगाएगा और साथ ही साथ उसका निर्णय करेगा और समाप्त भी करने का अधिकार इसके पास हो जाता है। तो हो गया दोस्तों, प्रतिषेध भी क्लियर। फिर से देखते हैं एक बार, बंदी प्रत्यक्षीकरण 24 घंटा के अंतर्गत, अधिकार परीक्षा लेख, अधिकार से बाहर जाके काम किया तो ये रीट जारी हो जाएगा अधिकारियों के प्रति। परमादेश, अधिकार से कम काम किए तो परमादेश हो जाएगा, तुरंत आदेश आ गया, 1 घंटा के अंदर साफ करिए भाई। उत्प्रेषण, कोई भी मामला निचले न्यायालय में अगर सही फैसला नहीं दिया जा रहा है तो ऊपर वाला न्यायालय क्या करेगा, उसको मंगाएगा और सही फैसला देगा। प्रतिषेध में क्या है, इसमें भी वही बात है, निचले न्यायालय से ऊपर वाला न्यायालय मंगाएगा और मंगाने के बाद उसका सही फैसला कर देगा और करने के बाद क्या करेगा, वहीं पर उसको रद्द कर देगा, निरस्त कर देगा। ठीक है दोस्तों, अब बात आ गया कि इसमें देखना है क्या कि 226 के तहत हमने कहा था कि जो है हाई कोर्ट क्या करता है, बाहरी मैटर में भी कभी कभी रीट जारी कर लेता है। इसको किस तरह समझेंगे, क्यों शक्तिशाली है कि मान लिया जाए ये मौलिक अधिकार का मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, अगर वो बाहरी मामला को देखेगा तो 139 को दोनों और 32 को दोनों साथ लगाकर उसको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये 226 में क्या है, हाई कोर्ट का पूर्ण अधिकार है, वो कर सकता है अकेला। मान लिया जाए कि कोई जो है मंत्री है, ठीक है, वो मंत्री क्या किया, किसी चौराहे पर एक बिल्डिंग बना लिया, बना लेने के बाद उसे गैर कानूनी ढंग से कब्जा भी कर लिया, चला गया सुप्रीम कोर्ट में मैटर। नज़दीकी पुलिस वालों को क्या कहा गया कि आप जो है इसको जल्दी हटवाइए। नज़दीकी पुलिस वालों को जो है सुप्रीम कोर्ट के तहत ऑर्डर दिया गया कि जा करके आप उस बिल्डिंग को गिरा दीजिए, तोड़ दीजिए उसको। लेकिन मंत्री का पावर इतना है, पुलिस अधिकारी जाता है, मंत्री का भय, पुलिस वापस चला, फिर गया, दोबारा पिटीशन डाला गया, तो फिर से ऑर्डर हुआ, फिर से जाता है पुलिस, जाने के बाद क्या हुआ, फिर से देखा मंत्री का भय, फिर से पुलिस वापस कर। तो न्यायालय के द्वारा दिया गया, अर्थात हाई कोर्ट के द्वारा सोचा जाता है कि अच्छा, तो साधारण न्यायालय का जो है न्याय आदेश को यह पालन नहीं कर रहा है, साधारण न्यायालय का जो आदेश है वह पालन नहीं हो रहा है, इसका मतलब तुरंत जारी करेगा परमादेश और कहेगा कि बस 1 घंटा के अंदर बिल्डिंग तोड़ दो,
तब बताइए पुलिस क्या करेगी? अपना नौकरी बचाएगी कि उसका पावर देखेगी? जो होगा देखा जाएगा। अब 1 घंटा के अंदर बिल्डिंग टूट जाएगा। तो इसीलिए हाई कोर्ट जो है 226 जो है सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि यह जो बाहरी मैटर था उसमें भी उसने क्या किया, उसमें भी जो है रीट का प्रयोग कर लेता है। इसीलिए उसे कहा जाता है 226 सबसे ज्यादा शक्तिशाली। क्लियर? तो ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं, अब मिलेंगे। एक वीडियो और बनेगा 33, 34, 35 से, उसको भी समझ लेंगे। तो ये वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसको 2 बार देखिए, याद हो जाए।